यूँ ज़मीं पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। यूँ ज़मीं पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। पंखों को खोल क्योंकि ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एरावर्ड के यूट्यूब चैनल में। आज की इस श्रृंखला में हम ग्रामीण परिवेश के डे 4 को डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को कितने ज़िलों में संचालित किया जा रहा है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 50, बी 75, सी 25, डी 65। तो राइट आंसर होगा 75। 75 ज़िलों में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को प्रारंभ किया जा रहा है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को 2018 में प्रारंभ किया गया था ताकि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिल सके। अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आप में से कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि उनको PDF फॉर्म में दिया जाए और इसके अलावा आंसर भी हाईलाइट किए जाएं, इसलिए आज के डिस्कशन को हमने इस फॉर्म में किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के संबंध में गलत कथन का चुनाव कीजिए। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का प्रारंभ, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ये 2 बार किया है, 2019 में किया गया था। बी उत्तर प्रदेश के योग्य बेरोजगार युवाओं को कम ब्याज दर में लोन की सुविधा प्रदान की जाएगी। सी इस योजना के तहत उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसका डी ऑप्शन है, सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो इसमें जो गलत कथन है वो ए है, क्योंकि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2019 में नहीं प्रारंभ की गई थी, ये कोविड के दौरान 2020 में प्रारंभ की गई थी, इसलिए पहला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है, योग्य बेरोजगार युवाओं को कम ब्याज दर पर लोन की सुविधा प्रदान की जाएगी, ये स्टेटमेंट सही है। इसके अलावा उद्योग स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल कितने प्रतिशत आबादी कृषि में संलग्न है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। 50%, बी 54%, सी 55%, डी 58%। तो इसका सही आंसर होगा 55%। 2011 की जनगणना के अनुसार कृषि क्षेत्र में जो आबादी संलग्न है वह 55% संलग्न है। या केवल कृषि की बात करते हैं, अगर कृषि और संबद्ध क्षेत्र अगर दिया जाएगा, संबद्ध क्षेत्र अगर पूछेंगे तो यह लगभग 70% से ऊपर हो जाएगी। संबद्ध क्षेत्र अगर लेंगे, कृषि से संबंधित क्षेत्र हैं जैसे पशुपालन है या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, इस तरह की चीज़ों को लेंगे तो या जो है 55% से बढ़कर के लगभग 75% हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वप्रथम मानव ने किस काल में कृषि कार्य प्रारंभ किया था। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है ए पुरापाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नवपाषाण काल, डी वैदिक काल। तो पूछ रहा है सर्वप्रथम मानव ने किस काल में कृषि कार्य प्रारंभ किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नवपाषाण काल में मानव ने कृषि के कार्य प्रारंभ कर दिए थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवपाषाण काल में कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से हमें सही कथन बताना है, यहाँ पे हम देख लेंगे। तो ऑप्शन देखते हैं, इसके स्टेटमेंट क्या है। तो इसका पहला स्टेटमेंट है कि कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त हुए हैं। फिर इसका सेकेंड स्टेटमेंट है, प्रतापगढ़ के कोलडेहवा से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिले हैं, ठीक है, यह स्टेटमेंट सही है। और यह जो मेहरगढ़ बलूचिस्तान है या नवपाषाण काल का स्थान है, नवपाषाण काल से संबंधित इसके साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। फिर सेकेंड स्टेटमेंट पूछ रहा है कि प्रतापगढ़ के कोलडेहवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। कोलडेहवा से जो चावल के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन कोलडेहवा प्रतापगढ़ में नहीं है, ये प्रयागराज में है, ठीक है, ये प्रयागराज में है, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं। तो इसके ऑप्शन है ए लहुरादेव, बी बुरजाहोम, सी चिरांद और डी कोलडेहवा। तो भारतीय उपमहाद्वीप में लहुरादेव से साक्ष्य मिले हैं। लहुरादेव या संत कबीर नगर जिले में है।
फिर इसके बाद में इससे संबंध या पशुपालन से के संबंध में हम जनगणना पशु जनगणना 2019 के संबंध में प्रश्न को देखेंगे। तो यहाँ पूछ रहा है कि पशु जनगणना 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किन पशुओं के पालन में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसके जो स्टेटमेंट हैं इसके देखेंगे, ए गधा, 2 घोड़ा, 3 सुअर। तो इन तीनों में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, मतलब इनका जो पालन है वो लगातार घट रहा है, इनको लोग कम पाल रहे हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पशु जनगणना से है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि पशु जनगणना 2019 के अनुसार किन पशु पालन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, ए गाय, बी भैंस, सी भेड़, बी बकरी। तो भैंस के पालन में वृद्धि दर्ज की गई है, क्योंकि जो डेयरी प्रोडक्ट है ना, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पर इनकी जो है जो भैंसों के पालन में वृद्धि दर्ज की जा रही है। फिर इसके बाद में प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, ए 1964, बी 1976, सी 1988, डी 1989। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 को की गई थी। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में अच्छी किस्म के दुधारू पशुओं के पालन को प्रेरित करने के लिए गोकुल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत जो प्रथम विजेता होता है इसको कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है, ए 5 लाख, बी 2,50,000, सी 1 लाख और बी 50,000। तो इसका जो प्रथम विजेता होता है इसको 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का मांस उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे, मांस उत्पादन देखना है और उत्तर प्रदेश में उसका स्थान देखना है। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इधर देखेंगे, फिर ऑप्शन देखेंगे, ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी 5वां। तो मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने कुक्कुट नीति की घोषणा की थी। तो यह घोषणा कब की थी। तो इसके ऑप्शन देखेंगे, ए 1995, बी 2002, सी 2013, डी 2019। तो कुक्कुट नीति की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने 2013 में की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशु जनगणना 2019 के अनुसार देश में भैंसों के पालन में घटते क्रम में सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। इसमें ये होगा कि कौन सा पहले पे है, कौन सा दूसरे पे, कौन सा तीसरे पे और कौन सा फोर्थ पे है, ये हमको देखना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, ए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, सी बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पशुपालन में पहले स्थान पर है, भैंस पालन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, दूसरे पर राजस्थान है, तीसरे पर गुजरात है और चौथे पर एमपी है। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे कि पशु जनगणना 2019 के अनुसार बकरी पालन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो बकरी पालन में उत्तर प्रदेश का स्थान देखेंगे, ऑप्शन देख लेते हैं, ए दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा, डी 5वां। तो बकरी पालन में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ये भी पशु जनगणना के संबंध में है। तो इसमें प्रश्न है कि पशु जनगणना 2019 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका स्टेटमेंट देखेंगे हम। उत्तर प्रदेश पशुओं की संख्या, उत्तर प्रदेश में जो पशुओं की संख्या है वो 67.8 मिलियन है। फिर दूसरा स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश समस्त पशुपालन में दूसरे स्थान पर है। तो इसमें हमें सही कथन बताना है। तो यहाँ पर ये सही है, 67.8 मिलियन है, परंतु सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि उत्तर प्रदेश समस्त पशुपालन में दूसरे स्थान पर नहीं है, पहले स्थान पर है। इसी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, इसलिए जब सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार पशु जनगणना कब हुई। स्वतंत्रता के बाद पूछ रहा है, तो इसके ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए 1951, बी 5,
सी 1960, डी 1965। तो स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना 1951 को की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है योजनाओं के उत्तर प्रदेश में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, इनसे ग्रामीण परिवेश में प्रश्न पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। इसलिए हमने इस वीडियो में कृषि, पशुपालन तथा इसी के साथ में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाओं को भी कवर किया है। तो इसमें हम महत्वपूर्ण योजनाएं देखते हैं। उत्तर प्रदेश में शगुन योजना कब प्रारंभ की गई थी? इसके ऑप्शन है ए 2014, बी 2016, सी 2017, डी 2019। तो उत्तर प्रदेश में शगुन योजना 2017 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी हमें सही कथन का चुनाव करना है। तो स्टेटमेंट 1 है मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का प्रारंभ जनवरी 2018 में किया गया था। फिर इसका सेकंड स्टेटमेंट है इस योजना के तहत लाभार्थी को 1,20,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए हमारा आंसर ए और बी हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही किस योजना के अंतर्गत वीरांगना दल का गठन किया जाता है? तो इसके ऑप्शन देखेंगे कन्या सुमंगला योजना, बी युवा उद्यमिता योजना, सी किशोरियों के लिए योजना, डी अभ्युदय योजना। तो वीरांगना दल का गठन है या किशोरियों के लिए योजना चलाई जा रही है, इसके लिए यहाँ पर वीरांगना दल गठित किया जा रहा है। इसके तहत जो सुपोषण है, जो किशोरियां हैं, इनका जो पोषण के संदर्भ में इनको पोषाहार वगैरह प्रदान किया जाएगा, इसके संदर्भ में ये वीरांगना दल का गठन किया गया है। इसके बाद देखेंगे कन्या सुमंगला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव करना है हमें। इसका फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे कन्या सुमंगला योजना 25 अक्टूबर 2018 को प्रारंभ की गई थी। फिर सेकेंड स्टेटमेंट है इस योजना के तहत बालिकाओं को 6 चरणों में 15,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। तो हमें यहाँ पर सही कथन चुनाव करना है। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है क्योंकि यह योजना 2018 में नहीं चलाई गई थी, 2019 में चलाई गई थी, इसलिए पहला रॉन्ग हो जाता है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट है कि यह योजना बालिकाओं को 6 चरणों में 15,000 रुपये प्रदान करेगी। जी हाँ, 6 चरणों में 15,000 रुपये प्रदान करेगी, इसलिए इसका आंसर बी हो जाता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कन्या विद्याधन योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो इसके ऑप्शन देखेंगे ए 2000 में, बी 2003, सी 2013, डी 2004। तो विद्याधन योजना 2003 में चलाई गई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश है तो विकास है योजना का संबंध किस राज्य से है? इसके ऑप्शन हैं ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी इनमें से कोई नहीं। यह योजना उत्तर प्रदेश की है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के संबंध में गलत कथन का चुनाव करना है। इसके ऑप्शन देखेंगे ए इस योजना की घोषणा 21 जनवरी 2021 को की गई, बी यह योजना 14 सितंबर 2019 के बाद दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों पर लागू होगी, सी इस योजना के तहत 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, डी यह योजना 18 से 70 वर्ष के कृषकों को बीमा की राशि प्रदान करेगी। मतलब इसके तहत जो कृषक हैं उनकी उम्र 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसका गलत कथन ए हो जाएगा क्योंकि यह योजना 21 जनवरी 2021 को नहीं बनाई गई थी, यह योजना 2020 में लागू की गई थी, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई थी? इसके ऑप्शन देखेंगे ए 2019, बी 2017, सी 2020, डी 2018। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना 2020 को प्रारंभ की गई थी, इसी के बिहाव पे इसका आंसर सी हो जाता है। इसके बाद 25 क्वेश्चन देखेंगे उत्तर प्रदेश में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना कब प्रारंभ की गई थी? इसके ऑप्शन देखेंगे ए 2015, बी 2017, सी 2019, डी 2018। तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2019 को प्रारंभ की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत में डिजिटल इंडिया मिशन कब प्रारंभ किया गया था?
डिजिटल इंडिया मिशन कब प्रारंभ किया गया था, इसके लिए हम विकल्प देखेंगे। तो विकल्प ए है हमारा 2014, बी 2015, सी 2016, डी 2017। डिजिटल मिशन भारत में 2015 में प्रारंभ किया गया था, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक दलवई समिति के अनुसार, अशोक दलवई समिति के अनुसार भारत के जो किसान हैं इनकी आय को कब तक दुगना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। फिर इसके ऑप्शन हम देखेंगे। ऑप्शन ए 2024, बी 2028, सी 2030, डी 2022। तो 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का यहाँ पर सिफारिश किया गया था। अभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अशोक दलवई समिति का संबंध किस विषय से है या किस चीज़ से है, तो आप बताएंगे कि किसानों की आय को दुगना करने के संबंध में इन्होंने सिफारिश की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। तो निम्नलिखित में से गलत मिलान का चुनाव करना है हमें। फिर देखेंगे यहाँ पे ए है सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन, बी पीसी कल्चर, मत्स्य पालन, सी एरोपोनिक्स, पानी में पौधों को उगाना, डी वर्मी कल्चर, केंचुओं का उत्पादन। तो ये सी गलत हो जाएगा, क्योंकि एरोपोनिक्स पानी में पौधे उगाना नहीं होता है। एरोपोनिक्स होता है हवा में पौधे उगाना। ठीक है, हवा में जो उगाए जाते हैं वो एरोपोनिक्स होते हैं, और जो पानी में पौधे उगाते हैं इनको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। क्योंकि हाइड्रो का मतलब पानी होता है, इसलिए हाइड्रोपोनिक्स होता है, और एरोपोनिक्स हवा में उगाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से गलत मिलान को हमें चुनना है। तो यहाँ पे दिवस दिए हुए हैं, यहाँ पे दिवस को देखेंगे। ए विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, बी विश्व ओजोन दिवस 17 सितंबर, सी राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर, डी राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर। हाँ, तो हमारा ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, क्योंकि विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को नहीं मनाया 17 सितंबर को नहीं मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण विभाग के अनुसार भारत को कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो इसके ऑप्शन देखेंगे। ए 20, बी 40, सी 60, डी 90। तो भारत में जितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं इनको 20 भागों में विभाजित किया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर 9 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र पाए जाते हैं। जो यूपी हमारा है यहाँ पर 9 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र पाए जाते हैं 20 में से। तो जो आउट ऑफ जो 20 है इसमें से 9 यूपी में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, हमें बताना है। ए एस स्वामीनाथन, बी महेंद्र सिंह रंधावा, सी चौधरी चरण सिंह, डी राजेंद्र प्रसाद। भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक महेंद्र सिंह रंधावा हैं। एम एस स्वामीनाथन का संबंध हरित क्रांति से रहा है। ठीक है, हरित क्रांति से रहा है। चौधरी चरण सिंह हमारे पीएम रहे हैं। इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। और डी जो राजेंद्र प्रसाद हैं ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, हमें बताना है कि केंद्रीय कपास अनुसंधान किस जगह पर है। तो इसके ऑप्शन हैं। ए सूरत, बी गांधीनगर, डी बड़ोदरा, डी नागपुर। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाता है। फिर इसके बाद हमें बताना है कि काली मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। ऑप्शन इसके देखेंगे क्या है। गन्ना, उड़द, कपास और मूंग। ये तो सब जानते हैं कि काली मिट्टी जो है ना ये कपास के लिए बहुत अधिक उपजाऊ मानी जाती है। लेकिन काली मिट्टी का एक और चीज़ है कि काली मिट्टी में आपका गन्ना भी अच्छा होता है। ये काली मिट्टी एक चिकनी मिट्टी होती है, वो पानी को रोक करके रखती है, इसलिए काली मिट्टी में गन्ने का उत्पादन भी अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर काली मिट्टी की कपास के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि गोसिपियम स्पीसीज़ किसका वैज्ञानिक नाम है, किस फसल को गोसिपियम स्पीसीज़ के नाम से जाना जाता है। तो आप ये गोसिपियम स्पीसीज़ से आप कन्फ्यूज मत हो जाइएगा कि किसी स्पाइसेस का नाम है, किसी मसाले का नाम है। गोसिपियम स्पीसीज़ कपास का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस ज़िले में होता है, तो हमें बताना है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं कहाँ पैदा किया जाता है। तो हम ऑप्शन देखेंगे। सी उन्नाव, डी लखनऊ।
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन हरदोई में किया जाता है, इसलिए हमारा उत्तर बी हो जाएगा, क्योंकि हरदोई सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। फिर अगला क्वेश्चन भी गेहूं से संबंधित है कि गेहूं की जो फसल होती है इसमें औसतन कितनी बार सिंचाई की जानी चाहिए। तो इसके ऑप्शन देखेंगे 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, 3 से 4 बार या 4 से 5 बार। तो जो गेहूं की फसल होती है इसमें औसतन जो सिंचाई करनी होती है वो 4 से 5 बार करनी होती है। इसके बाद फिर देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। इसके ऑप्शन देखेंगे बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या छत्तीसगढ़। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, जबकि चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे भी संस्थान के संबंध में प्रश्न है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में विचार करिए और सही कथन का चुनाव कीजिए। हमें सही कथन बताना है कि सही यहाँ पे क्या है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। ठीक है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है। देखिए चावल है, दोनों संस्थान हैं, बस यहाँ पर भारत और केंद्रीय का अंतर है और दोनों संस्थान अलग अलग हो जाते हैं। जो भारतीय है चावल अनुसंधान संस्थान वह हैदराबाद में है और जो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है वह कटक में है, और दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। फिर तीसरा स्टेटमेंट भी चावल के संबंध में है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र संघाई में स्थित है। यह स्टेटमेंट गलत है और इस गलत के हिसाब से हमारा ऑप्शन ए और बी हो जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है यह संघाई में नहीं, यह फिलीपींस में है। ठीक है, मनीला फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो इसके ऑप्शन देखेंगे मैक्सिको, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील। अंतर्राष्ट्रीय मक्का अनुसंधान संस्थान मैक्सिको में है। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी संस्थान के संबंध में है कि जो कौन सा संस्थान कहाँ पर है। तो हमें यहाँ पे सूची देखना है कि कौन सा सही मिलान है इसका। ठीक है, यहाँ देखिए सही मिलान बता रहा है, सही मिलान को हमें बताना है। तो इसका जो पहला है केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल। फिर सेकंड है केंद्रीय कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रांची। सी भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु। डी है हमारा चौथा ऑप्शन है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल। तो जो हम देखेंगे ये हमारे चारों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में है। ठीक है, केंद्रीय कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी के संस्थान रांची में है, बिल्कुल सही है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में है, ये भी सही है। और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है, ये भी सही है। इसीलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश की कृषि के संबंध में है। तो इसका देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और यहाँ पर भी हमें सही कथन का चुनाव करना है। इसके स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं कि पहला स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। मतलब उत्तर प्रदेश की जो कृषि है या उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश की कृषि को जलवायु और मृदा प्रभावित करते हैं। ये भी सही है, क्योंकि अगर किसी भी स्टेट की जो कृषि है उसको जलवायु और मृदा प्रभावित करेगा ही करेगा। फिर इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की कृषि को उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब उत्तर प्रदेश में जो कृषि की जाती है उस पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का प्रभाव नहीं पड़ता है। हो सकता है इसलिए क्योंकि वो लैंडलॉक है, लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की जो कृषि है उस पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का प्रभाव पड़ता है, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है। आपने खुद देखा होगा कि जब कभी बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में चक्रवात आते हैं तो उत्तर प्रदेश की कृषि को, उत्तर प्रदेश के मानसून को किस प्रकार से बदलाव होता है, किस प्रकार वहाँ की कृषि प्रभावित होती है। इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाता है। इसके बाद फिर अगला देखेंगे कि भारत गेहूँ जो है उसमें कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है। तो इसके ऑप्शन हम देखते हैं 10 से 25%, 11 से 18%, 8 से 15% या 60 से 70%। तो गेहूं में जो प्रोटीन की मात्रा होती है 8 से 15% होती है।
इसके अलावा जो 60 से 70% है यह कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है 60 से 70%। और ये हमारा आज की श्रृंखला का डे 4 ग्रामीण परिवेश का लास्ट क्वेश्चन था। आज हमने आपको इस PDF फॉर्म में दिया है। अगर इस वीडियो पर आप 500 प्लस व्यू देते हैं तो हमारे संस्थान के द्वारा ये PDF आपको पूरा ग्रामीण परिवेश के 42 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का, जिसमें उत्तर प्रदेश की योजनाएं भी हैं, पशु जनगणना भी है और कृषि भी है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे दिया जाएगा अगर आप 500 प्लस व्यू क्रॉस कर देते हैं तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है या आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप सपोर्ट करते रहें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम निरंतर आपके लिए इस तरह के प्रयास करते रहें। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे लेखपाल के लिए हमारे यहाँ एक टेस्ट सीरीज़ भी चलाई जा रही है, इसमें 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे, फुल टेस्ट आयोजित कराया जाएगा। ये श्रृंखला चल रही है। इसके संदर्भ में अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। आज की हमारी डिस्कशन में इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ प्रयास आप ज़रूर अच्छा लग रहा होगा। अब मिलेंगे कल फिर नए टॉपिक के साथ, नई सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।